हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को TY BCom जो प्लेन BCom कर रहे हैं और जो BAF कर रहे हैं यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को आज मैं एक लेसन क्लियर करने जा रहा हूँ, इसका कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल घबराइए मत। आप लोगों को 100% हर एक लेसन क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने 3-4 महीने पहले से स्टडी बंद कर दिया है, इसलिए शायद आप लोगों को ये भी ध्यान होगा कि नहीं पता नहीं कि एक लेसन है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ओके, अब ये मैं आप लोगों को बताता हूँ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है। लिक्विडेशन इज अ टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ओके, जब भी कंपनी कंटिन्यू बिजनेस करते 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 इंसॉल्वेंसी हो जाती है उसकी, इंसॉल्वेंसी यानी वो हमेशा लॉस मेकिंग में जाती रहती है या प्रॉफिट डिक्रीज होते रहता है, कंटिन्यूस कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज होते रहता है या कंपनी लॉस मेकिंग में चली जाती है, तो कंपनी के पास क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो धीरे 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 रिड्यूस होने लगती है और उसकी लाइबिलिटीज़ जो है यानी डेप्ट जो है वो कंटिन्यूस बढ़ते जाता है। ऐसे सिचुएशन को इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी की पोजीशन पे आती है या बैंकरप्ट होती है, तो ऐसे सब सिचुएशन पे आने के बाद कंपनी को क्या करना पड़ता है, वाइंडिंग अप कर देना पड़ता है। वाइंडिंग अप यानी क्लोज टोटली। ओके, तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, ये मीनिंग आप लोगों को क्लियर हुआ। ये एज पर सेक्शन 294A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इसमें टोटली जो मीनिंग वाइंडिंग अप एंड या लिक्विडेशन का बताया गया है, और ड्यू टू इंसॉल्वेंसी के वजह से या बैंकरप्ट के वजह से कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है या लिक्विडेशन हो जाता है। अब लिक्विडेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं कि उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, जो लिक्विडेटर उसको कहते हैं। अब लिक्विडेटर जो है ना, वो पर्सन है जो पूरा असेट को, देखो लिक्विडेशन जब होता है यानी कंपनी इंसॉल्वेंसी हो गई, कंपनी कंटिन्यूस लॉस मेकिंग में गई, कंपनी की हमेशा प्रॉफिट डिक्रीज होती जा रही है या लॉस आते जा रहा है, तो वो कंपनी को बंद कर देना पड़ेगा। और बंद करने के बाद क्या होगा, कंपनी के पास जितने भी प्रीमाइसेस होते हैं, लैंड होता है कंपनी का, प्रीमाइसेस होता है, कंपनी की मशीनरी होती है, प्लांट्स होते हैं, कंपनी के पास जो रखे हुए स्टॉक होते हैं, जो कंपनी के डेटर्स होते हैं, ये सारे एसेट को सेल करना पड़ता है और धीरे धीरे करके ना सिस्टमेटिक एक एक लाइबिलिटीज को पेड करना पड़ता है। और एंड में जो अमाउंट बच जाता है वो कंपनी के शेयर होल्डर यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। उन्होंने कंपनी में शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वो लॉन्ग लाइफ के लिए इन्वेस्ट किए हैं और वो कंपनी के ओनर होते हैं। कंपनी जितनी प्रॉफिट आएगी उस बेसिस पर उनको डिविडेंड दिया जाता है फ्लक्चुएटिंग रेट से। अगर कम प्रॉफिट हुई तो कम डिविडेंड, ज़्यादा प्रॉफिट हुई तो ज़्यादा डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, लॉस है तो लॉस भी वही बेयर करते हैं। तो इसलिए ना अब सारे एसेट जो एक एक करके सेल होते हैं, एक एक करके सारे कंपनी के एसेट सेल कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे करके ना सारी लाइबिलिटीज़ को सिस्टमेटिक प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज़ को लेते हुए पहले धीरे 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 सारी लाइबिलिटीज़ को पेड कर दिया जाता है। उसके बाद एंड में कुछ पैसे बचते हैं तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, ये होता है कंपनी का लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जो कि आप लोगों को सेक्शन 294A ऑफ द कंपनीज एक्ट
2013 में पूरा डिटेल आपको मिलेगा। अब लिक्विडेशन जो आप लोगों का करना है, कंपनी का जो भी लिक्विडेशन करना होता है, कंपनी का लिक्विडेशन इस तरह से होता है कि कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है, उस एडमिनिस्ट्रेटर को लिक्विडेटर कहा जाता है। वो जो पर्सन को अपॉइंट करती है उसको लिक्विडेटर कहा जाता है। और लिक्विडेटर जो होता है वो सारे असेट को सेल करना, उसके बाद धीरे धीरे प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज यानी जिनको ऐसी लायबिलिटी जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, यानी आउटसाइड लायबिलिटीज जो होती है जिनको पहले पे कर देना है, ठीक है, करके सिस्टमेटिक उसको पे किया जाता है। तो धीरे धीरे पेड करते 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 एंड में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसे बचते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, एक पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो सारे प्रोसेस को करता है, उसको लिक्विडेटर कहते हैं। तो जब असेट हमारा रियलाइज होता है, यानी असेट सारे एक एक करके कंपनी के सारे एसेट रियलाइज होते हैं, वो सम कराते समय मैं तुम्हें बताऊंगा कि सम में मेंशन किया होगा कि कितने परसेंट वैल्यू पे हमारे एक एक एसेट रियलाइज हुए हैं। कुछ एसेट 100% वैल्यू पे हो जाते हैं, कुछ 80% पे होते हैं। करेंट लाइबिलिटीज का कुछ परसेंटेज दिया होगा कि इतने, वो सम में तुम्हें मेंशन किया होगा कि ये लाइबिलिटीज इतने परसेंट में फिक्स, ये एसेट इतने परसेंट में रियलाइज हुआ, ये एसेट फिक्स एसेट इतने परसेंट में रियलाइज हुआ, मतलब कितने में सेल हुआ, वो सारी वैल्यू तुम्हें दी होती है सम में। और जो लिक्विडेटर यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया जाता है उसको कमीशन और रेमुनरेशन दिया जाता है, ओके, बिकॉज वो सारे प्रोसेस को करता है, सारे एसेट सेल करना, सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज को एक एक करके पेड कर देना, और एंड में जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को देना, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनके राइट्स के हिसाब से, यानी कितनी राइट्स है उनकी, जितने राइट्स है उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस तरह से कंपनी का लिक्विडेशन, यानी कंपनी बंद हो गई, वाइंडिंग अप हो गया कंपनी का, इसको बोलते हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, ओके। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में जिस भी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है उसका तुम्हें लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देखिए इस तरह से लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है। ये टीएम लिमिटेड कंपनी है, इसका लिक्विडेशन हो रहा है, इसका लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है। अब इसमें ना फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो बनाना है उसमें आपको दो साइड होती है, एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर ने एक एक असेट को कितने वैल्यू पे रियलाइज किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। यह इम्पोर्टेंट नहीं कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, लैंड की एक्चुअल वैल्यू 5 लाख थी, बट हमें लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में 5 लाख नहीं डालना है। सपोज अगर कह दिया 80% पे रियलाइज हुआ है, सपोज अगर कह रहा है सब में कि 80% पे रियलाइज हुआ है, तो ओनली 80% हमको कैश रिसीव्ड होगा। यानी लैंड अगर 5 लाख का है तो 80% यानी 4 लाख रुपीज़, सिर्फ हमको 4 लाख रुपीज़ मिल रहा है तो 4 लाख रिसिप्ट में रिकॉर्ड होगा। तो जितने भी असेट हमारे रियलाइज होते हैं वो एक एक करके सारे असेट रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, कितने कितने वैल्यू पे रियलाइज हुआ है, ओके। लैंड कितने वैल्यू पे रियलाइज हुआ, मशीनरी कितने वैल्यू पे रियलाइज हुई, प्लांट कितने वैल्यू पे रियलाइज हुआ, प्रीमाइसेस कितने वैल्यू पे रियलाइज हुआ, या स्टॉक कितने में बिका, या डेटर का कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, जो वगैरह वगैरह जो भी है, सारे के जो रियलाइज होने के वैल्यू हैं जो सम के नीचे मेंशन किया होगा उस वैल्यू पे एक एक करके रियलाइज करना है, तो वो सारे इस कॉलम में रिकॉर्ड होते हैं, ओके। उसके बाद अब तुम्हें लायबिलिटीज जो पेड करनी है, लायबिलिटीज के बारे में एक बात याद रखिए, लायबिलिटीज साइड यानी पेमेंट साइड, ओके। अपोजिट साइड में पेमेंट साइड होता है, यानी कंपनी किसके किसके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के जो भी लोन वगैरह हैं, डिबेंचर हैं, क्रेडिटर्स हैं, लिक्विडेटर्स का रेमुनरेशन है, वो सिस्टमेटिक
पे करती है। आपको किसी भी तरह से ऐसे उठा के किसी का भी पेमेंट पहले नहीं कर देना है। आपने ट्रेड क्रेडिटर का पेमेंट पहले ही कर दिया, लिक्विडेटर्स का कमीशन या रेमुनेशन आपने बाद में दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने बीच में डाल दिया, डिवेंचर होल्डर को एकदम एंड में कर दिया। इस तरह से नहीं करना है। देखो स्टूडेंट, मैं क्या बता रहा हूँ, जो लायबिलिटीज आपको पेड करनी है वो सिस्टमेटिक इस ऑर्डर में करनी है। पहले आपको लिक्विडेटर्स कमीशन एंड उसके बाद लिक्विडेटर्स रेमुनेशन को पेड कर देना है, जो तुम्हें सम में दिया होगा। यानी लिक्विडेटर्स जितने भी एसेट रियलाइज कर रहा है, उस एसेट को रियलाइज करने के लिए वो कितना % कमीशन ले रहा है वो आपको सम में मेंशन किया होगा। तो सारे एसेट को रियलाइज करने का जितना अमाउंट आता है उसका उतना % कैलकुलेट करना है, उतना कमीशन देना है। लायबिलिटीज को पेड करने के लिए जो कमीशन ले रहा है उसका भी आपको कमीशन फाइंड आउट करना है। और उसके बाद सबसे ऊपर लिक्विडेटर्स कमीशन आपको पेड कर देना है। एसेट रियलाइज हुआ, सारा रिसिप्ट आपका आ गया। अब पेमेंट एक एक सिस्टमेटिक करते चलना है, जिसमें सबसे पहले लिक्विडेटर्स कमीशन आपको पहले पेड कर देना है, फिर लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस या जो कुछ भी दिया होगा वो आपको बाद में पेड करना है। उसके बाद आपको डिबेंचर जो होता है वो सबसे आउटसाइड लायबिलिटी है, जिसको आपको सबसे पहले पे करना है। ओके, लिक्विडेटर्स कमीशन एंड लिक्विडेटर रेमुनेशन के बाद आपको डायरेक्ट डिबेंचर के पैसे पेड कर देने हैं, बिकॉज डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। वह कंपनी का ओनर नहीं है। कुछ डिबेंचर मॉर्गेज रख के पैसे देते हैं, तो फिर ये सारे डिबेंचर के पैसे को आपको पेड कर देना होता है। अगर डिबेंचर का कोई इंटरेस्ट हमारी पुरानी बैलेंस शीट में बैलेंस बाकी है तो पहले डिबेंचर के इंटरेस्ट को उसके बाद पेड कर देना है। सबसे पहले लिक्विडेटर्स कमीशन, लिक्विडेटर रेमुनेशन वगैरह वगैरह होने के बाद फिर डिबेंचर के प्रिंसिपल अमाउंट को आपको पेड करना है। डिबेंचर के प्रिंसिपल अमाउंट को पेड करने के बाद अगर बैलेंस शीट में डिबेंचर का इंटरेस्ट भी आपका बाकी रह गया है तो उसको भी पेड कर देना है। टिल बैलेंस शीट से लेके आज तक लिक्विडेशन होने के प्रोसेस को 3 महीने लग गए, और 3 महीने के बाद आप फिर डिबेंचर के पैसे को पेड कर रहे हैं, तो इस 3 महीने के इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसको भी पेड करना है। उसके बाद आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में ट्रेड क्रेडिटर, यानी जो सिंपल क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दिया होगा उसको आपको मेंशन किया होगा कि किस वैल्यू पे पेड किया गया है। बिल्स पेबल है वो कितने वैल्यू पे पेड किया गया है वो आपको मेंशन किया होगा, अदरवाइज सेम बैलेंस शीट की वैल्यू पे पेड कर देना है। क्रेडिटर को उसके बाद पेड करना है। उसके बाद आपको क्रेडिटर के बाद बिल्स पेबल को पेड करना है। अब बिल्स पेबल पेड हो जाने के बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो ओनर तो नहीं होते लेकिन शेयर होल्डर्स तो हैं। बट उनको डिफरेंस क्या है कि वो जो रिस्क लेना जानते हैं वो लोग इक्विटी शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो रिस्क से डरते हैं वो प्रेफरेंस शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या होता है कि वेदर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए या कंपनी को लॉस हो जाए, उनका जो डिविडेंड का अमाउंट सर्टेन एक अमाउंट फिक्स किया जाता है उनको उतना % दिया जाएगा। भले कंपनी लॉस में गई तो भी उतना % डिविडेंड देगी, और अगर कंपनी बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट अर्न कर लेगी तो भी उनको उतना ही % डिविडेंड देगी जितना फिक्स है। ओके, तो इसलिए ना पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसे पेड कर दिए जाते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर को पैसे पेड करने के टाइम पे प्रीमियम पे, जैसे 10 रुपीज़ का उन्होंने एक प्रेफरेंस शेयर लिया था, लेकिन लिक्विडेशन के टाइम पे 10 की जगह 12 रुपीज़ कंपनी पे कर रही है, 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है, तो फिर उसके बाद प्रीमियम का अमाउंट लिखा जाता है पेमेंट साइड में। अब धीरे 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 रिसिप्ट साइड ये हो गया, पेमेंट साइड ये हो गया, सारे रिसिप्ट का टोटल कर दिया जाता है। फिर एक एक करके सारे पेमेंट जो कंपनी ने किए हैं वो सिस्टमेटिक माइनस कर दिए जाते हैं। लिक्विडेटर्स कमीशन, लिक्विडेटर रेमुनेशन, उसके बाद जो डिबेंचर के पैसे हैं, डिबेंचर के इंटरेस्ट के पैसे हैं, उसके बाद जो बैलेंस बाकी रह गए डिबेंचर के पैसे, लिक्विडेशन तक 2-3 महीने का प्रोसेस लगा, तो बैलेंस बचे
जो डिबेंचर के इंटरेस्ट के पैसे हैं, उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी बिल्स पेबल, ये सारे बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह के पैसे पेड करने के बाद प्रेफरेंस शेयर पे आते हैं। प्रेफरेंस शेयर के बाद प्रेफरेंस शेयर के जो प्रीमियम है देना वो पेड करते हैं। एंड में टैली करके देखते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे बचे हैं या लॉस हुआ है, वो फाइंड आउट किया जाता है। अगर प्रॉफिट बची, अगर कोई सर्टेन अमाउंट बच जाता है तो उनके राइट्स के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस तरह से होता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। उसके बाद आप लोगों को मैं सिस्टमेटिक जो है ना, अभी नेक्स्ट लेक्चर में 2-4 सम बता दूंगा और आप लोगों को वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। मैं जानता हूँ सेम प्रॉब्लम, मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि बच्चे अब लॉकडाउन के टाइम पे बिल्कुल ही स्टडी नहीं किए थे, कैंसर सोच के बैठे थे। बट डोंट वरी, लास्ट बॉल पे 6 लग जाएगा। आप लोग सारे स्टूडेंट, चाहे वो बीकॉम के हों, चाहे वो बैच के हों, प्लेन बीकॉम वाले, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले, सारे के सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाओगे, मुझे बहुत होप है। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।